औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हमारा 7वां लेक्चर है इंटरव्यू प्रिपरेशन के हवाले से। और इंशाल्लाह आज हम कवर करेंगे बहुत से क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट है एसडीओ और हेड मास्टर की इंटरव्यूज़ के लिए, और जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड इंटरव्यूज़ है या ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं इस तरह की चीज़ें, क्योंकि यहाँ जो मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ ये चीज़ें बिल्कुल ही क्रक्स है, बिल्कुल ही मेन पॉइंट्स है। ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज आई क्यू। ठीक है, लेकिन मैंने मुनासिब समझा कि आई क्यू के साथ पी क्यू, ई क्यू, एस क्यू और जितने भी क्यू क्यू है सबको मैं एक ही स्लाइड में आप लोग के लिए एक्सप्लेन कर लूँ के बाद में आप लोग को मसाना हो। ठीक है, तो थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। पी क्यू फिजिकल क्वोशंट। ठीक है, इस तरह है कि चूंकि सोसाइटी जो है उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, उसकी उसकी डेवलपमेंट हो रही है। तो इनिशियल जो सोसाइटी थी वो एग्रेरियन सोसाइटी थी और वो स्टोन एज सोसाइटी थी। तो वहाँ पर जो क्वेश्चन था वो फिजिकली फिटनेस और फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ जो है वो अटैच किया गया था कि जो बंदा फिजिकली फिट होगा खेतों में काम कर सकेगा या जो है हल चला सकेगा या इस तरह का एक बॉडी फिटनेस के साथ जो है वो जो क्वेश्चन था वो रिलेट किया गया। ठीक है, तो इनिशियली जो बंदा स्ट्रांग होता था फिजिकली तो उसको कंसिडर किया जाता था इट्स इट्स सुपीरियर और इट्स इंटेलिजेंट। ठीक है, तो पी क्यू का कॉन्सेप्ट जो है ये वहां से जो है डिटरमिन हुआ था, वहां से निकला था। पर्सनल इफेक्टिवनेस और पर्सनल फिटनेस भी हम इसको कह सकते हैं, और स्पेसिफिकली ये रिलेटेड है बॉडी से। ठीक है, क्योंकि फिजिक जो है वो बॉडी को ही कवर करता है। तो चूंकि पहले जो सोसाइटी थी वो एग्रेरियन सोसाइटी थी, जितनी भी चीज़ें थी सारा इन्हिसार हमारे एग्रीकल्चर और ज़राअत पे था। खेतों में काम करना होता था, चीज़ों को उठाना होता था, वजन को उठाना होता था। तो फिजिकल फिटनेस जो है ये एक क्वेश्चन तस्वूर की जाती थी कि जो बंदा फिजिकली फिट होगा वही इंटेलिजेंट होगा, उसको इंटेलिजेंट तस्वूर किया जाता था। बाद में पी क्यू के बाद दूसरा जो कॉन्सेप्ट आया वो आया आई क्यू, के पी क्यू जो है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके साथ आई क्यू भी होना चाहिए। तो इंटेलिजेंट क्वेश्चन जो है हम इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि मेंटल एज डिवाइड बाय क्रोनोलॉजिकल एज एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, इट वाज गिवन बाय स्टर्न। रिसर्च शोज बाय द एज ऑफ 18 अ पर्सन आई क्यू इज फुली डेवलप्ड। 18 महीनों के एज में, बल्कि 18 ईयर, मेरे ख्याल में ये ईयर है, ये महीने नहीं हो सकते क्योंकि 18 महीनों का तो एक बच्चा होता है। इंटेलिजेंट क्वेश्चन जो है वो 18 ईयर तक जो अडोलेसेंस एज जिसको हम कहते हैं, 13 से लेकर 20 तक की अडोलेसेंस एज है, और यहाँ तक जो मेंटल डेवलपमेंट है वो कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, ये है इंटेलिजेंट क्वेश्चन। फिर एक और कॉन्सेप्ट आ गया ई क्यू, कि फॉर एग्जांपल एक बंदा जो है उसका पी क्यू भी स्ट्रांग स्ट्रांग है, उसका आई क्यू भी स्ट्रांग है, लेकिन उसकी जो इमोशनल क्वेश्चन है या इमोशनली वो अनस्टेबल है, तो फिर भी वो काम नहीं कर सकता, वो लायक नहीं है, वो इंटेलिजेंट नहीं है। तो इमोशनली क्वेश्चन जो है इसके साथ अटैच किया गया कि इमोशनली जो है एक बंदा स्टेबल होना चाहिए। तो इमोशनलिटी क्वेश्चन जो है रिकॉग्नाइज, अंडरस्टैंड एंड मैनेज आवर ओन एंड अदर इमोशंस। इमोशन में हम चार चीजों को देखते हैं: अवेयरनेस ऑफ ओन इमोशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ओन emotions and awareness of other emotions and management of other emotions। ये चार चीजें जो ये इसकी बेसिक प्रिंसिपल्स है। ठीक है, कि अपने जो आपके इमोशंस है उनसे अपने आप को अवेयर करना और उसको मैनेज करना, और दूसरों की जो इमोशंस है उससे भी अपने आप को अवेयर करना और उसको भी मैनेज करना, ये सारी चीजें जो है ये आते हैं हमारी इमोशनल मैनेजमेंट में। ठीक है, तो ये है इमोशनल क्वेश्चन। तो ये जो है रिकग्नाइज्ड हुआ। द कंसेप्ट वाज गिवन बाय पीटर सॉल्वी एंड जॉन मायर। ये जॉन मायर और पीटर सॉल्वी ने जो है ये ईक्यू का कंसेप्ट दिया है। ठीक है, फिर एक और क्यू जो है वो डेवलप होगा कि फॉर एग्जांपल एक बंदा जो है वो फिजिकली भी फिट है, वो इंटेलिजेंट जो है क्वेश्चन उसका भी हाई है। ठीक है, इमोशनली भी वो स्टेबल है, इमोशनलिटी क्वेश्चन जो वो भी उसका ठीक है। तो एस क्यू स्पिरिचुअलिटी क्वेश्चन का एक कॉन्सेप्ट आया, दाना जोहर ने ये दिया है, एंड लॉन मार्शल ने। इन्होंने कहा कि आई क्यू प्लस ई क्यू, चूंकि पहले पी क्यू आया था फिर उसके बाद आई क्यू और ई क्यू, जब आई क्यू और ई क्यू को हम कंबाइनली ऐड करते हैं तो उससे हमारा बनता है एस क्यू। एक बंदा जो है इमोशनली भी
फिट होना चाहिए, और उसके साथ साथ वो जो है इंटेलिजेंटली भी फिट होना चाहिए, तो उस बंदे को हम कहेंगे स्पिरिचुअलिटी कोशेंट। इट वाज गिवन बाय दाना जोहर एंड लान मार्शल। ठीक है। डी क्यू जो है डिजिटल कोशेंट, ऑब्जेक्टिवली एसेस द क्लासिफाई द डिजिटल रेडीनेस ऑफ इंडिविजुअल। चूंकि आजकल डिजिटल दौर है, टेक्नोलॉजी की यूज हो रही है, ठीक है, तो इसीलिए डिजिटल क्वेश्चन जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, न्यू इमर्ज हुआ है। तो डिजिटल क्वेश्चन इज ऑब्जेक्टिवली असेस द क्लासिफाई द डिजिटल रेडीनेस ऑफ द इंडिविजुअल टीम्स एंड एंटरप्राइजेस। कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय डॉक्टर यून पार्क। यून पार्क ये स्पेसिफिकली जर्मन से है, तो इन्होंने जो है डिजिटल क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट दिया। फिर है क्लियरिटी क्वेश्चन, इट इज द डिग्री ऑफ क्लियरिटी एंड स्ट्रेट फॉरवर्डनेस अबाउट समथिंग। किसी चीज के बारे में एक बंदा कितना क्लियर है, तो इसको हम कह सकते हैं सी क्यू, क्लियरिटी क्वेश्चन। ठीक है। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ स्कूल मैनेजमेंट। ठीक है। मैनेजमेंट के हवाले से जो भी क्वेश्चन हो, चाहे स्कूल मैनेजमेंट हो चाहे बिजनेस मैनेजमेंट हो, तो उसके जो कंपोनेंट्स है वो सारे सेम ही है। ठीक है। जिस तरह प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, सुपरवाइजिंग, इंस्पेक्टिंग, बजटिंग, कंट्रोलिंग, सारे जो है बिल्कुल ही मोटे मोटे थीम्स है। इस एक एक पे जो है बहुत ज़्यादा लेक्चर हो सकता है, बहुत डिटेल हो सकता है, क्योंकि प्लानिंग भी अपने आप में से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसको इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे भी कि प्लानिंग है क्या, और स्कूल प्लानिंग क्या है, और स्कूल प्लानिंग क्या टाइप्स क्या है, और इसके स्टेप्स क्या है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में पूछे गए हैं। ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग क्या है? ठीक है, मैंने आप लोग को बताया था कि प्लानिंग क्या है। प्लानिंग मीन द आउटलाइन ऑफ द योर एक्टिविटीज। आर प्लानिंग इज टू डिसाइड इन एडवांस दैट व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, वेयर टू डू। ये सारी चीजें जब हम एडवांस में डिसाइड करते हैं उसको हम प्लानिंग कहते हैं। या प्लानिंग को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि प्लानिंग इज द आउटलाइन ऑफ द एक्टिविटीज। जो भी हम एक्टिविटी करना चाहे तो उसकी जो आउटलाइन होती है उसको हम कह सकते हैं प्लानिंग। ठीक है। शॉर्ट टर्म प्लानिंग होती है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है, सेक्टोरल प्लानिंग होती है। ठीक है। तो शॉर्ट टर्म प्लानिंग जो होती है वो 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर। फिर लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो होती है 1 ईयर टू 5 ईयर। और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो होती है वो 5 ईयर, 1 ईयर टू मतलब 10 ईयर और 15 ईयर तक ये हो सकते हैं। ठीक है। ये तीन जो है इसके टाइप्स। ऑर्गेनाइजिंग क्या है? ऑर्गेनाइजिंग का मतलब ये है राइट पर्सन एंड राइट जॉब। राइट पर्सन एंड राइट जॉब। जिस बंदे में जो भी कैपेबिलिटीज है, जिस बंदे में जो भी खासियतें हैं, उनको उसी ही खासियतों और स्किल बेस पे उनको किसी पोजीशन पे बिठाना, उसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है। स्किल्स को देखते हुए, क्वालिफिकेशंस को देखते हुए बंदे को एक पोजीशन देना, एक पोजीशन पे बिठाना, इसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है। डायरेक्टिंग क्या है? डायरेक्टिंग मीन के गाइडिंग एंड शूइंग समथिंग। ठीक है। इसको हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे डायरेक्टिंग को। और डायरेक्टिंग जो है इट्स समथिंग ऑटोक्रेटिक। ठीक है। डायरेक्टिंग को अगर हम देखें तो ये ऑटोक्रेटिक टाइप का वर्ड है। ठीक है। सुपरवाइजिंग मीन, सुपरवाइजिंग को आगे हम पढ़ रहे हैं कि सुपरविजन है क्या, इसका टाइप्स क्या है, लेकिन सुपरवाइजिंग जो है इट्स अ प्रोफेशनल सपोर्ट, इस तरह भी हम कह सकते हैं। या सुपरवाइजिंग को हम इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इट इज अ प्रोसेस इन विच अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन इज असिस्टेड, is guided, is directed, whether the person or organization is doing their job according to the set standard of the organization। ठीक है। कि मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन ने स्टैंडर्ड सेट किए हैं, आया ये बंदा या ये ऑर्गेनाइजेशन उसी ही स्टैंडर्ड के मुताबिक काम कर रहा है कि नहीं, उससे हटकर काम कर रहा है। ठीक है। तो ये उसमें इम्पोर्टेंट है। अच्छा, मुश्ताक अहमद साहब आपका माइक ऑन है, माइक ऑफ कीजिएगा। ठीक है। अगर आप मुझे सुन पा रहे हो जी, ओके, थैंक यू। अच्छा जी। इंस्पेक्टिंग, देखो इंस्पेक्टिंग क्या है? इंस्पेक्टिंग का मतलब ये है टू फाइंड आउट डिफिशियंसीज इन अ सिस्टम और इन अ प्रोग्राम। किसी भी सिस्टम या किसी प्रोग्राम या किसी भी पर्सन के अंदर जब हम डिफिशियंसीज फाइंड आउट करते हैं तो उसको हम कहते हैं इंस्पेक्टिंग और इंस्पेक्शन। ठीक है। इंस्पेक्टिंग जो है वो हमारे पास यहाँ पर एक फियर होता है, एक होप होता है। जब से सुपरवाइजिंग में होप नहीं होता, सुपरवाइजिंग में जो होता है सपोर्ट होता है, इंस्पेक्शन में जो होता है फाइंडिंग आउट होता है।
ठीक है, मतलब चीज़ों को पॉइंट आउट करना और फिर उसको रिपोर्ट करना हाई अप्स को, ताकि उस पर जो है फिर वो एक्शन ले सके। ठीक है, लेकिन सुपरवाइजन में हम क्या करते हैं, सुपरविजन में हम कहते हैं कि हमने प्रोग्राम को इफेक्टिव बनाना है, हमने प्रोग्राम को मेन स्ट्रीम पे लाना है, हमने कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है। कैपेसिटी बिल्डिंग तो स्पेसिफिकली ट्रेनिंग का ऑब्जेक्टिव है, लेकिन सुपरवाइजिंग में हम क्या करते हैं, इफेक्टिव लर्निंग के लिए स्पेसिफिकली हम क्या करते हैं, सुपरवाइजिंग करते हैं। ठीक है। बजटिंग, बजटिंग इज द एस्टिमेशन ऑफ कास्ट एंड रेवेन्यू। जो हमारा कास्ट और रेवेन्यू है या इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो है, उसका जो एस्टिमेशन है उसको हम कहते हैं बजटिंग। स्कूल में बजटिंग के दो टाइप होते हैं, एक होता है नॉन सैलरी बजट, एक होता है सैलरी बजट। सैलरी बजट में हमारा जो डेवलपमेंटल बजट है वो आता है, जबकि नॉन सैलरी बजट में हमारे पास जो नॉन डेवलपमेंटल बजट है वही आता है। ठीक है। नॉन सैलरी बजट में हमारे पास वही बजट आता है जो जो मतलब अदर चीज़ों के लिए, जिस तरह कंडीशनल ग्रांट हो गया, या जिस तरह अक्सर ये जो पिटी रिपेयर्स के लिए पीटीसी में कुछ पैसे आते हैं तो वो नॉन सैलरी बजट में आते हैं। जबकि बजटी सेलर जो है बजट, सॉरी सैलरी बजट जो है, सैलरी बजट में हमारा वो बजट है जो कि हमारे अलाउंसेस प्लस हमारे जो बेसिक पेज होते हैं उनके लिए जो रिक्वायर होता है अमाउंट, उसको हम कहते हैं सैलरी बजट। ठीक है। सैलरी बजट जो होता है वो नॉन डेवलपमेंटल होता है। ठीक है। लेकिन जो नॉन सैलरी बजट होता है वो डेवलपमेंटल होता है। ठीक है। कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग का मतलब यही है कि एंटर रिलेटिंग द पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर द पर्पज ऑफ इफेक्टिव वर्क। ठीक है। ये हमारे पास कंट्रोलिंग। ओके जी। अच्छा जी, या तक किसी का कोई क्वेश्चन, कंफ्यूजन तो नहीं है? ओके जी। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज वैलिडिटी और इसका टाइप्स क्या है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, अक्सर हर एक दूसरे क्वालिफायर सही क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज वैलिडिटी, और क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज रिलायबिलिटी, या इन दोनों के दरमियान फर्क क्या है। ठीक है। तो वैलिडिटी को अगर हम देखें तो इसका मकसद जो होता है, ये इसका मकसद है मकसद अचीव करना। जो पर्पस होता है उसको अचीव करने के साथ इसका ताल्लुक है। ठीक है, कि ऑर्गेनाइजेशन या ये जो प्रोग्राम है ये जिस मकसद के लिए बना है, आया वो मकसद जो है ये अचीव कर रहा है कि नहीं, तो इसको हम कहेंगे वैलिडिटी। वैलिडिटी रिफर टू द एक्सटेंट टू व्हिच अ टेस्ट और मेजरमेंट एक्यूरेटली मेजर व्हाट इट इज इंटेंडेड टू मेजर। ठीक है, मतलब जो चीज हम मेजर करना चाहते हैं, आया हम वो मेजर कर रहे हैं, दिस इज समथिंग वैलिडिटी। जबकि रिलायबिलिटी इज द डिग्री ऑफ द कंसिस्टेंसी ऑफ अ प्रोग्राम। ठीक है, द डिग्री ऑफ द कंसिस्टेंसी ऑफ अ मेजरमेंट, कि किसी चीज में कंसिस्टेंसी या स्टेबिलिटी है कि नहीं है, वो स्टेबिलिटी को मेजर करता है। जबकि ये किस चीज को मेजर करता है कि वेदर द पर्पस इज अचीव्ड और नॉट, हम जो पर्पस है वो अचीव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो ये है वैलिडेट। ठीक है। अक्सर हम चार चीजें इस्तेमाल करते हैं सिमल्टेनियसली। एक को हम कहते हैं वैलिडिटी, एक को हम कहते हैं रिलायबिलिटी, एक को हम कहते हैं प्रिसीजन, एक को हम कहते हैं एक्यूरेसी। एक्यूरेसी। ठीक है। तो जो हमारी वैलिडिटी है वो तो हमने थोड़ा सी एक्सप्लेन की, उसको एक्सप्लेन करेंगे। रिलायबिलिटी को भी हम थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। प्रिसीजन जो है ये यूज होता है स्टेटिस्टिक्स में। जिस तरह हम कहते हैं कि 2 + 2 = 4, तो अगर स्टेटिस्टिक वाले कहते हैं कि 2 + 2 = 3.999, तो वो कहते हैं कि ठीक है, आंसर आपका ठीक है, बिल्कुल नियरली क्लोज्ड है, मतलब 4 के बिल्कुल क्लोज है, तो ये प्रिसाइज है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। क्योंकि एक्यूरेट का मतलब ये है 2 + 2 = 4, 4 होना चाहिए। बेशक आप 3.999 जितने भी 9 लगा लो इनके साथ, लेकिन ये 4 नहीं बन सकता, ये आंसर ठीक नहीं हो सकता। लेकिन अगर स्टेटिस्टिक में एक बंदा है, उसका आंसर है 3.2, दूसरे का आंसर है 3.1, तो दोनों आंसर जो है वो करेक्ट तस्वर होंगे। क्योंकि प्रिसीजन यूज होता है स्टेटिस्टिक में, और जो एक्यूरेसी है वो यूज होता है मैथ्स में, मैथमेटिक्स में। क्योंकि मैथमेटिक्स में एग्जैक्ट आंसर रिक्वायर्ड होता है। आंसर 4 है तो 4 आंसर आपने लाना है, क्योंकि आंसर के अपने मार्क्स होते हैं उसमें। ठीक है, स्टेटिस्टिक में ऐसा नहीं होता। रिलायबिलिटी जो है
वो हम इसके आगे पढ़ रहे हैं, दैट्स वाई रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी, वैलिडिटी, the extent to which a test or measurement accurately measure what it's intended to measure। ये जो डिफिनीशन है फिंगर टिप्स पे आप लोगों को याद होना चाहिए बिल्कुल ही, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसका कुछ टाइप्स है: कंटेंट वैलिडिटी, कंकरेंट वैलिडिटी, प्रेडिक्टिव वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, फेस वैलिडिटी। आप लोगों ने इन अल्फाज को समझना है। जब इन वर्ड की समझ आप लोग को आ जाएगी तो फिर इसको एक्सप्लेन करना इतना मुश्किल नहीं है। ये देखो, कंटेंट वैलिडिटी और कंस्ट्रक्टिव वैलिडिटी जो है ये दोनों सेम है, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव वैलिडिटी और कंटेंट वैलिडिटी जो है ये दोनों सेम है, क्योंकि कंटेंट जो है वो भी कंस्ट्रक्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है? किसी चीज से ये टेस्ट बना है। और कंटेंट भी सब्जेक्ट मैटर है। कंटेंट हम किसे कहते हैं? सब्जेक्ट मैटर को कहते हैं, कि किसी चीज के अंदर सब्जेक्ट मैटर क्या है उसको हम कहते हैं कंटेंट, ठीक है। तो अगर हम ये देखना चाहे कि ये जो टेस्ट हमने डेवलप किया है ये सारे कंटेंट को उस पर पूरा उतर रहे हैं कि नहीं, उसको कवर कर रहा है कि नहीं, तो इसको हम कंटेंट वैलिडिटी कहते हैं। जिस तरह हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल 4 या 5 चैप्टर है, एक टेस्ट हमने डेवलप किया, पहले जो दो दो चैप्टर है, अभी ये टेस्ट उस चैप्टर को कवर कर रहे हैं, लेकिन वो जो 2 चैप्टर है उसको कवर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी कंटेंट वैलिडिटी कम होगी, इसकी कंटेंट वैलिडिटी नहीं है। ये टेस्ट जो है ये कंटेंट वैलिडिटी पे पूरा नहीं उतरता। अगर टेस्ट है आपके साथ 5 चैप्टर है, तो आपने पाइप के पाइप में से ऑब्जेक्टिव्स डालने हैं। दिस इज कंटेंट वैलिडिटी, ठीक है। तो इसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। तो कंटेंट का मतलब यही है कंस्ट्रक्ट के साथ। इसका ताल्लुक किसके साथ है? कंस्ट्रक्ट के साथ, कि किसी कौन सी चीज से या कौन से कंटेंट से, जिसी जिसी कंटेंट से ये टेस्ट बना है उसी ही पे हमने वैलिडिटी को चेक करना है कि आया उसको पूरा कर रहे हैं कि नहीं। तो कंटेंट वैलिडिटी assesses whether a measurement instrument adequately covers the full range of the concept or construct it is intended to measure। मतलब ये क्या मेजर करना चाहते हैं? हम ये मेजर करना चाहते हैं कि जो 5 चैप्टर हमने फॉर एग्जांपल पढ़े हैं, तो आया ये 5 चैप्टर जो है स्टूडेंट ने गेन किए कि नहीं। तो उसके लिए हमने एक टेस्ट बनाया। तो जब टेस्ट हमने बनाया तो हम अब उसकी वैलिडिटी अभी जानना चाहते हैं कि आया ये जो इंटेंडेड मेजर है ये हम अचीव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। Not involve a qualitative judgment by expert in the field to ensure that the test item or questions are relevant and representative of the constraint of the construct। ये देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लास्ट वाला जो ये 2-3 वर्ड्स है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंस्ट्रक्ट। जो स्पेसिफिकली कंस्ट्रक्ट है, आया ये टेस्ट उसका रिप्रेजेंटेटिव है कि नहीं है, ठीक है। जिस तरह हम टेस्ट का ब्लू प्रिंट भी बनाते हैं उसको हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे असेसमेंट के चैप्टर में, ठीक है। अच्छा, कंकरेंट वैलिडिटी। कंकरेंट क्या है? देखो, कंकरेंट का मतलब है दो चीजों को कंपेयर करना। कंकरेंट लेजिस्लेटिव एक्ट 1973 में पास हुआ था। मैंने आप लोगों को करिकुलम की हिस्ट्री में ये पढ़ाया था। कंकरेंट लेजिस्लेटिव एक्ट में मैंने आप लोग को ये पढ़ाया था कि वहां पर ये तय पाया गया था कि ये जो एजुकेशन है ये सूबों और फेडरल दोनों की कंबाइन और मुश्तरका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो हमने उसको कंकरेंट लेजिस्लेटिव एक्ट जो है वो हमने 1973 का पढ़ा था। फिर हमने ये कहा था कि कंकरेंट लेजिस्लेटिव एक्ट जो है वो चैलेंज हुआ और 2010 में डिवोल्यूशन प्लान आया और जो कंकरेंट लेजिस्लेटिव एक्ट था वो खत्म हो गया। तो कंकरेंट का मतलब यही है कि दो चीजों को कंपेयर करना। फॉर एग्जांपल, आप मैथ्स का एक टेस्ट बना रहे हो, आप इस तरह करते हो कि मैथ्स का उसी चैप्टर का और जो टेस्ट है वो उठाते हो और उसके साथ उसको कंपेयर करते हो। तो अभी आप क्या कर रहे हो? ये एक कंपैरिजन कर रहे हो। दिस कंकरेंट वैलिडिटी। कंकरेंट वैलिडिटी एग्जामाइंस हाउ वेल अ मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट कोरिलेट्स विद अ क्राइटेरियन दैट इज मेजर एट द सेम टाइम। ये देखो, मतलब सेम टाइम में जो स्पेसिफिकली अगर एक टेस्ट डेवलप हुआ है तो उनके साथ आप इसको क्या करते हो? कंकरेंट करते हो, उसके साथ आप इसको मेजर करते हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर डेवलपिंग a new depression scale, you might compare it and to an established depression questionnaire। जो ऑलरेडी एक क्वेश्चनियर मौजूद है उसके साथ आप न्यू टेस्ट को कंपेयर करते हो। दिस इज कंकरेंट वैलिडिटी। कंटेंट वैलिडिटी एंड कंकरेंट वैलिडिटी। कंटेंट का मतलब है कंस्ट्रक्ट के साथ, कंकरेंट का मतलब है कंपैरिजन के साथ,
दो चीजों को कंपेयर करना। अच्छा, प्रिडिक्टिव वैलिडिटी, प्रिडिक्टिव का मतलब है फ्यूचर के साथ। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी चीज का ट्रेंड देखना चाहे कि यार ये तो मैं डिजाइन कर रहा हूँ, लेकिन इसी बिजनेस की या इसी चीज की कोई कोई प्रिडिक्टिव वैलिडिटी होगी कि नहीं, मतलब फ्यूचर में ये चीज जो है ये चल सकता है कि नहीं चल सकती, तो ये है प्रिडिक्टिव वैलिडिटी। प्रिडिक्टिव का मतलब है प्रिडिक्शन, फ्यूचर, ट्रेंड्स। Predictive validity evaluates how well a measurement instrument predict future behavior or outcomes. For example, a pre-employment test ability to predict job performance. ठीक है, हमने एम्प्लॉयमेंट टेस्टेबिलिटी को जानना है कि ये जो जॉब है इसकी परफॉर्मेंस को ये पूरा कर रहा है कि नहीं। दिस इज प्रेडिक्टिव वैलिडिटी। ठीक है, लेकिन प्रेडिक्शन का मतलब है फ्यूचर, फ्यूचर के साथ। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी मैंने आप लोग को कहा कि कंटेंट वैलिडिटी और कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी दोनों जो है ये सेम चीज है। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी असेसेस वेदर a measurement instrument accurately measure the underlying theoretical construct or concept it is supposed to represent. The involves a more comprehensive evaluation of the instrument's relationship to other variable and concept in a theoretically meaningful way. तो मैंने आप लोगों को कहा कि construct एंड कंटेंट दोनों आर सेम। कॉन्करेंट में हम कंपैरिजन करते हैं, प्रेडिक्टिव में हम फ्यूचर को देखते हैं। ठीक है। अच्छा, फेस वैलिडिटी, ये देखो फेस वैलिडिटी, फेस का मतलब यही है कि जस्ट हम सुपरफिशियली जो उसके मोटे मोटे पॉइंट्स है उसको हम देखते हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं फेस वैलिडिटी। फेस का मतलब यही है कि जो हम सुपरफिशियली, मतलब इतना इन डेप्थ में हम नहीं जाते, जस्ट उसकी जो मेन मेन थीम्स, मेन मेन हेडिंग्स है उसको अगर हम देखना चाहें, दिस इज फेस वैलिडिटी। Face validity refers to the superficial appearance of whether a measurement instrument appear to measure what it's intended to measure. It's a subjective and informal type of validity and does not necessarily guarantee the actual validity of the measure. Actual इसलिए measure नहीं करती कि हमने internally नहीं जाना, हमने जस्ट एक्सटर्नली इसको देखना है। जस्ट जो सुपरफिशियल नॉलेज है, जो जो सरफेस नॉलेज है, जस्ट हमने वो चेक करना है। दिस इज फेस वैलिडिटी। ठीक है, समझ लग रही है? किसी का कोई कंफ्यूजन, कोई पॉइंट, कोई सजेशन तो नहीं है यहाँ तक? अच्छा जी, आवाज मेरी हम पॉइंट्स? जी जी, फेस वालेकुम। वैलिडिटी एग्जांपल के थ्रू अगर बता दें तो। अच्छा, एग्जाम्पल इस तरह है कि फॉर एग्जाम्पल एक जिस तरह हम कहते हैं कि एक थीसिस है, थीसिस हमने उठा लिए, उसका जो मेन टाइटल है हमने टाइटल को देख लिया, फिर हमने जस्ट ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया और देखा कि बस ठीक है, ये चीज़ जो है ये वैलिड है। ठीक है, समझ लग गई? मतलब हमने इंटरनल नहीं जाना, डिटेल में नहीं जाना। अच्छा, ठीक है, समझ गई। ओके जी, ओके। अच्छा, ये वैलिडिटी क्या होता है? जी, अगेन यू कैन रिपीट योर क्वेश्चन। अपना क्वेश्चन अगेन रिपीट कीजिएगा। कंस्ट्रक्ट क्या होता है सर? अच्छा, कंस्ट्रक्टिव की मेरे ख्याल में आप पूछ रहे हो, आपकी आवाज़ में डिस्टॉर्शन बहुत ज़्यादा है। आप इस तरह कर ले, क्वेश्चन को रिपीट कीजिएगा, या आप रिजॉइन हो जाए देन क्वेश्चन कर ले जी। अच्छा, आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन है आवाज़ में। आप इस तरह कर ले, फिर ग्रुप में जो है कर ले, वॉइस क्लिप के जरिए या चैट के जरिए, तो मैं आपको आंसर कर लूंगा। मेरे ख्याल में आप पूछना चाहते हो कि व्हाट इज कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। तो कंस्ट्रक्ट, मैंने आपको कहा कि कंस्ट्रक्ट और कंटेंट जो है ये दोनों सेम है। इसका मतलब यही है कि टेस्ट जिस चीज़ से बना है, ठीक है, हमने टेस्ट की वैलिडिटी हो जानी है ना। तो अभी फॉर एग्जांपल एक टेस्ट है, जाहिर बात है उसके लिए कुछ कंटेंट होंगे, तो उसी कंटेंट को आया वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं। जिस तरह मैंने आप लोग को कहा कि फॉर एग्जांपल 5 चैप्टर है, अभी ये टेस्ट जो है वो टोटली 2 चैप्टर से डेवलप हुआ है, तो इसकी कंटेंट वैलिडिटी नहीं है, इसकी कंटेंट वैलिडिटी बिल्कुल वीक है। क्योंकि टेस्ट तो होना चाहिए कि 5 चैप्टर है तो 5 के 5 क्लियर होने चाहिए, उसमें कवर होने चाहिए। तो ये हमारे पास कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी और कंटेंट वैलिडिटी है। ठीक है। अच्छा जी। अच्छा जी, सॉरी। कन्वर्जेंट एंड डिस्क्रिमिनेट वैलिडिटी, ये देखो डिस्क्रिमिनेट का मतलब यही है लेस, कम। ठीक है। कन्वर्जेंट वैलिडिटी assesses whether a measurement instrument
कोरिलेट विद अदर मेजर अच्छा सॉरी, थोड़ा पानी में पी लूं। अच्छा जी, convergent and discriminate validity. Convergent validity assesses whether a measurement instrument correlate with other measure of the same construct. ये तो कन्वर्जेंट वैलिडिटी। और इसी तरह जो कंकरेंट वैलिडिटी है, ये इसकी डिफिनीशन सेम है। वाइल डिस्क्रिमिनेट को हम देखते हैं। वाइल डिस्क्रिमिनेट वैलिडिटी एग्जामाइन वेदर इट कोरिलेट लेस विद मेजर ऑफ डिफरेंट कंस्ट्रक्ट। फॉर एग्जांपल, दो कंस्ट्रक्ट है, एक और दूसरी में जो लेस कोरिलेशन है। डिस्क्रिमिनेट का मतलब है लेस, मतलब थोड़ी सी। हम इसको देखते हैं। फॉर एग्जांपल, दो टेस्ट है, दोनों टेस्ट के हमने क्या करना है, कंपैरिजन करना है, उसकी वैलिडिटी जाननी है, देखनी है। तो अभी हमने यहाँ पर क्या करना है, उसकी लेस वैलिडिटी, लेस मेजर को हमने देखना है, ओवरऑल सबको नहीं देखना। दिस टाइप ऑफ वैलिडिटी हेल्प एस्टेब्लिश द डिस्टिंग्विश द डिस्टिंग डिस्टिंक्टिवनेस ऑफ द कंस्ट्रक्ट बीइंग मेजर्ड। ठीक है, कि मतलब जो कंस्ट्रक्ट है वो कितने एक दूसरे से मुख्तलिफ है, ये देखते हैं। लेकिन कंकरन में हम क्या करते हैं, उसमें ये देखते हैं कि ये जो कंस्ट्रक्ट है ये एक दूसरे के कितने सिमिलर है, एक जैसे है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम ये देखते हैं कि ये टेस्ट एक दूसरे से कितने मुख्तलिफ है। ये देखो, ऑब्जेक्टिव इसका थोड़ा चेंज है। ठीक है। अच्छा, इकोलॉजिकल वैलिडिटी। इकोलॉजिकल इकोलॉजिकल वैलिडिटी का ताल्लुक जो है वो इकोलॉजी के साथ है। ठीक है। इकोलॉजिकल वैलिडिटी कंसिडर वेदर द फाइंडिंग फ्रॉम अ स्टडी कंडक्टेड इन अ कंट्रोल लेबोरेटरी सेटिंग कैन बी जनरलाइज टू रियल वर्ल्ड और नेचुरलिस्टिक सेटिंग। फॉर एग्जांपल, लेबोरेटरी के अंदर एक रिसर्च हो रहा है, एक स्टडी हो रही है। अभी हमने इसी को जनरलाइज करना है ओवरऑल पॉपुलेशन के ऊपर। ठीक है। तो आया इसमें वैलिडिटी है कि नहीं है। जिस तरह फॉर एग्जांपल, हमने एक जो है वैरायटी जो है वो दरियाफ्त की, या एक नया जो सीड आया है लेबोरेटरी के अंदर। अभी वो जो है हमने उसकी क्या करना है, उसकी जनरलाइजेशन करनी है। जनरलाइजेशन का मतलब ये है टू अप्लाई द रिजल्ट और द कंक्लूजन ऑन द होल पॉपुलेशन। तो जब हमने उसकी जनरलाइजेशन की तो आया वो वैलिड है कि नहीं है। तो इसको हम कहते हैं इकोलॉजिकल वैलिडिटी। क्या करते हैं हम, कंट्रोल एनवायरनमेंट पे हम डिस्कवर करते हैं, फिर उसको जनरलाइज करते हैं ओवरऑल रियल वर्ल्ड के ऊपर। तो इसको हम कहते हैं इकोलॉजिकल वैलिडिटी। इंटरनल वैलिडिटी एंड एक्सटर्नल वैलिडिटी। इंटरनल वैलिडिटी जो है, डीपली अगर हम किसी चीज के अंदर जाके उसको डीपली पढ़ते हैं, दिस इंटरनल वैलिडिटी। एक्सटर्नल वैलिडिटी का ताल्लुक जो होता है वो ऑब्जेक्टिव्स के साथ होता है। स्पेसिफिकली जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसको हम देखते हैं, दिस एक्सटर्नल वैलिडिटी, एक्सटर्नल वैलिडिटी सॉरी। इंटरनल वैलिडिटी assesses whether the result of an experiment of study can be attributed to the manipulation of the independent variable rather than confounding variable। अच्छा, independent variable और confounding variable जो है ये मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा अभी। कंफाउंडिंग वेरिएबल, एक्सट्रानियस वेरिएबल और कंफाउंडिंग वेरिएबल जो है ऑलमोस्ट सेम है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है। कंफाउंडिंग वेरिएबल जो है ये वही वेरिएबल है जो कि, जिस तरह हम कहते हैं कबाब में हड्डी बनना। कबाब में हड्डी हड्डी का मतलब यही कि फॉर एग्जांपल हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल को स्टडी कर रहे हैं, हमें पता नहीं है एक और वेरिएबल जो है वो आके इस पे असरअंदाज हो रहा है, दिस इज कंफाउंडिंग वेरिएबल। ठीक है। फॉर एग्जांपल, हम ये देखना चाहे कि ये जो खामोशी है इसका स्टूडेंट की लर्निंग पे क्या असर है। तो हमने एक एनवायरनमेंट जो है वो प्रोवाइड किया स्टूडेंट को, बिल्कुल ही साइलेंट। और हमने चेक किया कि ये जो खामोशी है इसका स्टूडेंट के जो है लर्निंग के ऊपर क्या असर है। तो अभी इसमें कंफाउंडिंग वेरिएबल बहुत ज़्यादा जो है वो इन्वॉल्व है। हो सकता है वो जो स्टूडेंट है जो अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, हो सकता है कि वो मेहनती हो, उसके साथ घर के अंदर मेहनत हो रहा है। ठीक है। उसको कोई ट्यूशन पढ़ाई जाती है, तो ये कंफाउंडिंग वेरिएबल है। ठीक है। तो इंटरनल वेरिएबल जो है, ये स्पेसिफिकली जो एक्सपेरिमेंट होती है, एक्सपेरिमेंट की स्टडी के अंदर जो मैनिपुलेशन होती है इंडिपेंडेंट वेरिएबल की डीपली, तो हम उसको क्या करते हैं, इसकी जो है वैलिडिटी चेक करते हैं। ठीक है। लेकिन इंटरनल वैलिडिटी जो है इसका ताल्लुक है इंटरनली
डीप जाना, डीप किसी चीज को स्टडी करना, ठीक है। एक्सटर्नल वैलिडिटी का ताल्लुक जो है ये जस्ट किस चीज के साथ है, ऑब्जेक्टिव्स के साथ है, कि ये जो ऑब्जेक्टिव्स है ये पूरे हो रहे हैं कि नहीं। एक्सटर्नल वैलिडिटी evaluate the extent to which the result of a study can be generalized to other population setting or times. Researcher consider issues of population validity, ecological validity and temporal validity, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो एक्सटर्नल वैलिडिटी है इसका मतलब यही है कि फॉर एग्जांपल लेबोरेटरी के अंदर किसी ने रिसर्च की, अभी उसी लेबोरेटरी के अंदर जो रिसर्च हो गई है उसको हम क्या करते हैं, जनरलाइज करते हैं। ये एक्सटर्नल वैलिडिटी, इकोलॉजिकल वैलिडिटी, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम ही चीज है। लेकिन इकोलॉजिकल वैलिडिटी जो है इसका ताल्लुक जो है वो जस्ट नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ है, लेकिन एक्सटर्नल वैलिडिटी का ताल्लुक नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ नहीं है, ठीक है। हो सकता है एक लेबोरेटरी के अंदर जो रिसर्च हो रहा है तो उसको हम जब जनरलाइजेशन करते हैं तो जरूरी नहीं है कि उसको नेचुरल एनवायरनमेंट पे ही जो है वो करें, अप्लाई करें, ठीक है। अच्छा जी, रिलायबिलिटी इन इट्स टाइप। रिलायबिलिटी क्या है? रिलायबिलिटी इज द डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ अ टेस्ट और द डिग्री ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ अ टेस्ट। एक टेस्ट जो है वो कितना कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का मतलब यही है कि बार बार वो, अच्छा अपना माइक जो है वो ऑफ कीजिएगा। सायरा अली साहिबा जी, सायरा अली साहिबा अपना माइक ऑफ कीजिए। ओके जी, थैंक यू। अच्छा, रिलायबिलिटी इज द डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी एंड स्टेबिलिटी ऑफ अ मेजरमेंट, ठीक है। ये क्या है? द डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी स्टेबिलिटी। फॉर एग्जांपल अक्सर ये टीवी में एक इश्तिहार आता है, वो कहते हैं कि डाउलेंस रिलायबल है। डाउलेंस रिलायबल है का मतलब यही है कि ये डाउलेंस आप जितना भी इस्तेमाल कर लो, अगेन एंड अगेन आपको सेम ही रिजल्ट देगा, उसी तरह का रिजल्ट देगा, जब तक और जो फैक्टर है वो फैक्टर कंट्रोल हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इस तरह नहीं है कि एक बंदा मरी में यूज कर रहा है और एक बंदा जो है पिशावर में यूज कर रहा है, दोनों का रिजल्ट सेम होगा, नहीं, क्योंकि इसमें फैक्टर और चेंज है। मरी में जो है वो बर्फ जो देगा वो जल्दी देगा, क्योंकि मरी का एनवायरनमेंट जो है वो थोड़ा सर्द है, वहाँ पर सर्दी ज़्यादा होती है। और जो पिशावर है तो वहाँ पर पिशावर में ये जाहिर बात है थोड़ा टाइम लेगा। तो और कंडीशन ये जो है ये जिसको हम कांस्टेंट कहते हैं, कि मतलब कुछ चीज़ें जो है वो कांस्टेंट होनी चाहिए। Reliability refers to the consistency and stability of a measurement instrument or a research method over time and across different conditions. A reliable measurement tool should produce consistent results when used repeatedly under the same or similar condition. ये देखो सेम रिजल्ट वो देगा चाहे हम जितने भी कंडीशन में उसको अप्लाई करें, ये है रिलायबल। टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी, देखो नाम को देखो, इसका टाइप से टेस्ट रीटेस्ट। एक टेस्ट हमने ले लिया, उसका स्कोर हमने काउंट किया, फिर वही टेस्ट अगेन हमने ले लिया, फिर वही कोर्स जो है स्टडी उसका जो स्कोर है वो हमने मेजर किया, ठीक है। लेकिन देखो टेस्ट रीटेस्ट का मतलब ये है कि टेस्ट जो होगा वो सेम होगा, लेकिन जो ग्रुप होंगे वो डिफरेंट होंगे। टेस्ट रीटेस्ट में टेस्ट सेम होगा, ग्रुप डिफरेंट होंगे। फॉर एग्जांपल हमने एक टेस्ट अरेंज किया है, क्लास को हमने जो है एक क्लास फर्स्ट पे और एक क्लास सेकंड पे हमने सेम टेस्ट अप्लाई किया, हमने रिलायबिलिटी अभी देखनी है। तो टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी का मतलब ये है कि ग्रुप सेम होगा, टेस्ट जो है सॉरी टेस्ट सेम होगा, लेकिन ग्रुप जो है वो डिफरेंट होंगे, ठीक है। टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी assesses the consistency of a measurement instrument by administering and to the same group of participant on two separate occasion। ये देखो ओकेजन, यहाँ पर ओकेजन डिफरेंट लिखे गए, सॉरी मैंने तो ग्रुप डिफरेंट मैंने बताया, लेकिन यहाँ पर ओकेजन सेम है। फॉर एग्जांपल हमने जो है अभी एक टेस्ट जो है फर्स्ट क्लास के लिए जो है वो ऑर्गेनाइज किया, डिज़ाइन किया और उसको दे दिया, ठीक है। टेस्ट लेने के बाद हमने उसकी मेजरमेंट की, ठीक है। फिर एक हफ्ते बाद अगेन वही टेस्ट हमने ले लिया उन्हीं क्लास से, ठीक है। तो ये जो ओकेजन है ये डिफरेंट है, लेकिन टेस्ट सेम है। ओकेजन डिफरेंट है, ग्रुप भी जो है वो सेम है और टेस्ट भी सेम है। टेस्ट भी सेम, ग्रुप भी सेम और ओकेजन डिफरेंट। क्लास फर्स्ट ये एक ग्रुप बन गया, टेस्ट मैथ्स का टेस्ट बन गया चैप्टर 1 का, ठीक है। और ओकेजन क्या है? फर्स्ट वीक एंड लास्ट वीक ऑफ द मंथ। तो ये हमारे पास ओकेजन डिफरेंट हो गए। दिस इज टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी। द स्कोर्स फ्रॉम द फर्स्ट एंड सेकंड एडमिनिस्ट्रेशंस शुड बी हाईली कोरिलेटेड इफ द इंस्ट्रूमेंट इज रिलायबल, ठीक है। फिर हम इसकी क्या करते हैं, कोरिलेशन और जो उसका जो ताल्लुक है
उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। दिस इज टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी। एंटर रेटर रिलायबिलिटी, एंट्रा रेटर रिलायबिलिटी। देखो एंटर रेटर का मतलब ये एंटर दो के दरमियान, रेटर दो है, एग्जामिनर दो है, जो चिकर है, जो चेक कर रहे हैं चीजों को, वो दो है। एंट्रा रेटर, एंट्रा का मतलब है एक, विद इन, ठीक है। तो एंटर रेटर में क्या होता है, एंटर रेटर रिलायबिलिटी एज रिलेवेंट when multiple observer or rater are involved in data collection process that measure the degree of agreement or consistency among different raters and their assessment। एक टेस्ट है, एक को हमने एक बंदे को भेजा, वही टेस्ट हमने दूसरे बंदे को भी भेजा। हम क्या करना चाहते हैं, रिलायबिलिटी चेक करना चाहते हैं। तो ये एंटर रेटर रिलायबिलिटी है कि आया ये जो टेस्ट है इसकी मेजरमेंट में, स्कोरिंग में कोई बायसनेस तो नहीं है। फॉर एग्जांपल हमने एक बंदे को भेजा जो कि सोशल साइंसेस से था, दूसरा जो है नेचुरल साइंसेस से था। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इनकी जो थिंकिंग है, सब्जेक्टिविटी जो, इसमें डिफरेंस है कि नहीं है। तो जाहिर बात है डिफरेंस तो हो सकता है। तो एंटर रेटर रिलायबिलिटी इसको कहते हैं। एंट्रा रेटर किसको कहते हैं, एंट्रा रेटर रिलायबिलिटी असेसेस द कंसिस्टेंसी ऑफ अ सिंगल रेटर जजमेंट और मेजरमेंट ओवर टाइम। ये देखो, इसमें देखो मतलब ओकेजन, उसमें भी जो हमने पहले टेस्ट रीटेस्ट पढ़ा उसमें भी ओकेजन डिफरेंट था, यहाँ पर ओकेजन डिफरेंट है यहाँ पर भी, लेकिन जो रेटर है वो सेम है। रेटर क्या है, सेम है। एंट्रा रेटर एक ही रेटर है। फॉर एग्जांपल मैं ये देखना चाहता हूँ कि इसी हफ्ते मेरी जो थिंकिंग है, मेरी जो मतलब क्वांटिफिकेशन है, मेजरमेंट है उसको, और उसी टेस्ट को अगेन मैं सॉल्व करता हूँ एक हफ्ता बाद, कि जो ये जो रिलायबिलिटी है ये मैं चेक कर लूँ। तो इसको हम कहेंगे एंट्रा रेटर। ओकेजन जो होगा डिफरेंट होगा, टेस्ट सेम होगा, ऑब्जर्वर भी एक होगा, सेम होगा। दिस इज एंट्रा रेटर रिलायबिलिटी। अच्छा, अल्टरनेटिव फॉर्म रिलायबिलिटी। अल्टरनेटिव मीन, alternative form reliability is similar to parallel form reliability but involve different forms of the measurement instrument that are not necessarily equivalent। It assesses when the different versions yield consistent result। इसका मतलब यही है, अल्टरनेटिव मतलब पैरेलल, दो चीजें पैरेलल जा रही है, दो टेस्ट है, ऑन द स्पॉट हमने उसको चेक करना है। दिस इज पैरेलल, दिस इज अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ रिलायबिलिटी। ठीक है, अल्टरनेटिव